मेरा यह मानना है कि राजनीतिक आंदोलनों का असर चुनाव पे पड़ता है। मेरा यह मानना है कि राजनीतिक आंदोलनों के असर का मूल्यांकन केवल हार और जीत के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि राजनीतिक आंदोलनों का असर इस आधार पर किया जाना चाहिए, मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उन्होंने राजनीतिक परिवेश को बदलने या चर्चाओं को बदलने में कितनी बड़ी भूमिका अदा की। अगर किसान आंदोलन के असर को आप उत्तर प्रदेश में नहीं देख पा रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। अगर विपक्ष की एक पार्टी जो 41 सीट से 125 सीट पहुंचती है तो यह राजनीतिक विमर्श के बदले बगैर संभव नहीं है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ जैसे जिले में भारतीय जनता पार्टी की हार को किसी आंदोलन के परिणाम के रूप में नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में, आधा दर्जन जिलों में सत्तारूढ़ दल अपना खाता नहीं खोल पाता तो आपको मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर यह किसका असर है। हार जीत सरकार बनने या न, इस आधार पर राजनीतिक आंदोलन नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में किसान आंदोलन का असर अगर नहीं दिखाई पड़ेगा तो आप इस डिस्कस पे नहीं पहुंच सकते हैं कि कौन सी पार्टी आगे है। अगर नंदिनी और अमूल का विवाद सामने है तो वह किसानों के आंदोलन का परिणाम है। कर्नाटक का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे सहकारी दुग्ध कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, एक गांव नहीं बता सकते हैं आप। और जहां नंदिनी के संघ में अपना दूध बेचने वाले दूध उत्पादक किसान नहीं है, उनपे जब हमला हुआ तो किसान सड़क पर आ गए। जब वहां के सुपारी उत्पादक किसानों पर, वहां के लाल मिर्च उत्पादक किसानों के व्यापार पे हमला हुआ तो वहां किसान सड़क पर आ गए। और जितना पिछले 4 सालों में ये किसान आंदोलन होता रहा है कर्नाटक में, वहां आप किसी अन्य राज्य की तुलना में कम नहीं है। वो चाहे महाराष्ट्र को देख लीजिए, चाहे कर्नाटक को देख लीजिए, बदला हुआ माहौल यह है। बीजेपी क्यों डिफेंसिव है कि सवाल है कि जो लोगों के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज उडुपी जैसे जिले में, उडुपी में आप याद कीजिए, जनसंघ के लोग वहां पर नगर निगम में कब्जा कर चुके हैं। वो एक ऐसा जिला है। आज भारतीय जनता पार्टी 2023 में अगर वहां अपने आप को मजबूत स्थिति में देख रही है तो कोई नई बात नहीं है। परंपरागत तरीके से यह दक्षिणपंथी पार्टी वहां पे कब्जे में रही है। लेकिन आज अगर आप उडुपी में जाइए, लोगों से कहिए कि जो पार्टी पिछले चुनाव में सभी की सभी सीटें जीत ली थी, इस बार संदेह है। क्यों संदेह है? कि जो सामाजिक समरसता थी उस जिले की, वो प्रभावित हुई है। जो व्यापारिक संबंध थे दोनों समुदायों में, हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियंस के बीच में, वो प्रभावित हुआ है। वहां के जो इंजीनियरिंग कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें सीटें नहीं भर रही हैं, जो तनाव की स्थितियां पैदा हो गई। हालत यह हो गई है कि जो आज आप कर्नाटक को उत्तर प्रदेश मत समझिए। उत्तर प्रदेश में अगर किसी गरीब आदमी को 1,000 रुपए में सिलेंडर खरीदने की नौबत आई तो उसे सिलेंडर को किनारे रखा और लकड़ी पर अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। कर्नाटक में नहीं होता। कर्नाटक का व्यक्ति अगर एक बार सिलेंडर अपने घर में ले आया तो वह बाध्य होता है कि 1,000 में मिले चाहे 1,200 में मिले, वो खरीदने के लिए मजबूर होता है। आमतौर पर अपने जीवनचर्या को बदलता है, अपनी स्टाइल को बदलता नहीं है। तो महंगाई की इस मार ने उसको प्रभावित किया है। अगर उसके पास बेरोजगारी का संकट उस जिले में आ गया और उस यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए विवश हो गए तो यह लोगों के सामने एक चुनौती बन गई, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप बात करेंगे कि दिल्ली का असर, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस को भी उस जिले में, उस राज्य में स्थापित करने में स्थानीय नेताओं का योगदान है। वह कांग्रेस कभी भी दिल्ली के नेताओं के ऊपर निर्भर नहीं रही है। वहां के स्थानीय नेता हैं जिनका पब्लिक कनेक्ट जबरदस्त है और वो अपनी पार्टी को आगे ले जाते हैं। और जब कांग्रेस ने जब आप स्थानीय नेताओं की अवहेलना की, उसको नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने येदियुरप्पा जी के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका पब्लिक कनेक्ट। और येदियुरप्पा जी के बारे में है कि जो वहां के लिंगायत के मठ हैं, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। लिंगायत मठों के लोगों ने यह कहना शुरू किया कि जो शेट्टार साहब के साथ व्यवहार किया गया वह बहुत ही अपमानजनक था। गोया कि लिंगायत समुदाय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता रहती रही है परंपरागत रूप से, जब से वीरेंद्र पाटिल साहब जब कांग्रेस के बाद से जो लिंगायत समुदाय येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ आई, यह पहली बार हुआ है कि उसमें बिखराव नजर आ रहा है।
और स्थानीय नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के, कोई स्थानीय नेता नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे रख करके अपनी चुनावी मुहिम को तेज कर सके। अब बात कीजिए आप मोदी जी के असर की। मोदी जी क्या पहली बार कर्नाटक में वोट मांग रहे हैं? 2013 में भी वोट मांगने गए थे, और तब गए थे जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके थे। क्या हुआ? अपने इतिहास में सबसे कम सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी। येदियुरप्पा साहब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के एक अपनी नई पार्टी बना चुके थे। 2018 के चुनाव में भी प्रचार करने के लिए गए थे, और वो सत्ता में नहीं ला पाए बीजेपी को। वहां पे कांग्रेस और जेडीएस की मिलीजुली सरकार बनी, और बाद में तोड़ फोड़ करके उन्होंने बीजेपी की अपनी सरकार बनाई, जिसका भी संदेश कर्नाटक में खराब गया कि आपने जो जनादेश था उसकी आपने अवहेलना की। जो आप मोदी जी के साथ एक और संकट क्या है कि जो मोदी जी का असर होता है हिंदी भाषी राज्यों में, वह असर दक्षिण के राज्यों में नहीं हो पाता। वह भाषा का संकट है। और कर्नाटक के लोग हों, तमिलनाडु के लोग हों, तेलंगाना के हों, आंध्रा के, वो अपनी भाषा में बात करना चाहते हैं। और संकट क्या है कि एक तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां बहुभाषी राज्य है, वो वहां केवल कन्नड़ी नहीं बोली जाती, 4 से 5 भाषाएं बोली जाती हैं, और अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उस राज्य में कांग्रेस के साथ का पक्ष क्या है कि वहां हर भाषा में बात करने वाले नेता हैं, और अगली पंक्ति के नेता, जिसकी वजह से कांग्रेस के साथ पब्लिक कनेक्ट कर्नाटक में बहुत बेहतर है। 2 चीजें हैं, एक तो जो जन सामान्य से जुड़े हुए मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और सामाजिक समरसता पे हमला, एक ऐसे विषय पाए हुए हैं जिसके ऊपर कर्नाटक के लोग बीजेपी के साथ जाने की स्थिति में नहीं है। और अगर आप हिंदुत्व की बात कीजिए, हिंदुत्व का निश्चित रूप से हिंदुत्व के नारे को बीजेपी बहुत तेजी से चला रही है, लेकिन जो हिंदुत्व के सबसे बड़े पक्षधर रहे हैं प्रमोद मुतालिक, वो बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मोर्चा खोल रखा है बीजेपी के खिलाफ, और वो कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नारे को लेकर के केवल बीजेपी भुनाने का प्रयास कर रही है, वो हिंदुत्व के रास्ते पर चल नहीं रही है। किसके साथ जाएंगे आप? और जो इनके अलावा अगर आप वहां के जातीय समीकरण आप देखिए, तो जातीय समीकरणों में जो ओबीसी है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, वो कांग्रेस के साथ है, और बड़े पैमाने पर उनके साथ है। और उस वर्ग में कांग्रेस के पास लीडरशिप भी है। अगर कोई एक सर्वेक्षण ये आता है कि यह मुंबई सरकार को कितने लोग दोबारा सत्ता में देखना चाहते हैं, अगर 65% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि सरकार को हम दोबारा सत्ता में नहीं देखना चाहते, और ज्यादा 50% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि सिद्धारमैया सर्वाधिक पसंद के व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो यह 2 सर्वेक्षण बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस अपने मुद्दों के आधार पर कर्नाटक की राजनीति में आगे है। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या रही कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को रखा आगे, उसने कभी राष्ट्रीय मुद्दों को आगे नहीं किया। और जो उन्होंने बजरंग दल के प्रतिबंध लगाने की बात को भी रखी, तो उन्होंने उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ करके रखा कि अगर राष्ट्रीय गतिविधि, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कोई संगठन, जिसमें संगठन है, काम करेंगे तो उस पर प्रतिबंध लगाने का उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन जो वहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को, बेरोजगारी की समस्याओं के, भ्रष्टाचार के मुद्दे, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि 0 टॉलरेंस है, जिस पे वो कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के ये सभी विपक्षी दल जो है हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, आज आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करने के लिए तैयार हो उसी राज्य में? क्योंकि लोगों ने भ्रष्टाचार को अपनी आंख से देखा है और जूझा है। और यह भ्रष्टाचार केवल ये नहीं है कि सरकार का पैसा किसी एक जेब से निकल के दूसरी जेब में चला गया। यह भ्रष्टाचार है कि जो विकास की योजनाएं हैं, वह योजनाएं या तो लागू नहीं हुई, या लागू होने में अंधाधुंध पैसे खर्च किए गए, और सभी देर से लागू हुई। ये स्थितियां बनी। और वंशवाद के ऊपर आप लेकर के बीजेपी हमलावर रही, आप उस मुद्दे को भी उठाने के लिए स्थिति नहीं है आपके पास, क्योंकि मैंने 30 से अधिक ऐसे लोग हैं जो आपके उम्मीदवार जो किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो न तो आपके पास भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा है, न तो आपके वंशवाद के खिलाफ मुद्दा है, न आपके पास जो बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक समरसता, किसानों के मुद्दे, उन पे बात करने के लिए आपके पास इश्यूज हैं। तो किस बिना पर आप अपनी राजनीति आगे बढ़ा पाएंगे? क्या लोग विधानसभा के चुनाव में मुद्दों को की अवहेलना करके आप मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं? एक मैं वीडियो देख रहा था, शायद आपसे ज्यादा लोग मिले हो, एक वृद्ध आदमी, बहुत वृद्ध आदमी है, उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं 1947 से तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा हूं,
मैं पहली बार किसी प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जिसके पास इतना समय है और इतना सार्वजनिक धन है कि वह एक राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए इतना खर्च करता है। या एक वीडियो बेंगलोर के लोगों की मानसिकता को बताता है, किस दिशा में वो सोच रहे हैं, किस दिशा, वो अपने मुद्दों से क्यों नहीं हटने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा मानना है कि कर्नाटक में जो यह चुनाव का माहौल है, यह जन आंदोलनों से निकला हुआ एक परिवेश बना है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो चाहे कांग्रेस, चाहे किसानों का आंदोलन हो। अब ये भ्रष्टाचार का आरोप क्या कांग्रेस ने लगाया है? क्या राहुल गांधी ने लगाया, सिद्धारमैया ने लगाया है? यह कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का आरोप है। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा किसी राजनीतिक दल ने लगाया है, वहां जो गैर सरकारी विद्यालय हैं उनके संगठन ने लगाया है। क्या यह भ्रष्टाचार का आरोप किसी व्यक्ति सिविल सोसाइटी ने लगाया है? वहां एक विधायक के पास करोड़ रुपए पकड़े गए और वहां के लोकायुक्त के लोगों ने यह बरामदगी की है। हुआ यह मुद्दा है, इस मुद्दे से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? और निश्चित रूप से अगर आप इन मुद्दों पर, जो जनता के बीच से निकले हुए मुद्दे हैं, उन पे अगर आप अपनी जवाबदेही तय नहीं करेंगे तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। जी।